हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, आज उसका लास्ट लेक्चर है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा लेक्चर है, ठीक है। बट इसके अंदर हम रिमेनिंग वाला पार्ट सारा कवर कर लेंगे आज, ठीक है। और उसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, एनिमल किंगडम। फिनिश। क्लियर है बिल्कुल। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 4। आज का टारगेट क्या है देख लो, एक मिनट। क्या क्या बच गया था इस चैप्टर में? पेनक्रियाज बचा हुआ है, आज कवर कर देंगे पूरा। टेस्टिस ओवरी बची हुई है, आज कवर कर देंगे पूरा, ठीक है। और एक छोटा सा पार्ट और है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अलावा अदर पार्ट भी, बॉडी के पार्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेल भी होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। वो वाला पार्ट है, एक छोटा सा पैरा, वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, ठीक है। एंड हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर पेनक्रियाज, अग्न्याशय हिंदी में बोलते हैं इसको, पेनक्रियाज। क्लियर बिल्कुल। हिंदी में अग्न्याशय और इंग्लिश में इसको पेनक्रियाज बोलते हैं, जो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था हमने हेट्रोक्राइन, जो सब दोनों टाइप का, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? हेट्रोक्राइन। तो पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड है? इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। लिख देते हैं हम इसको हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। हेट्रोक्राइन का मतलब है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ। कॉमनली क्या बोलेंगे इसको? हेट्रोक्राइन। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब बेसिक बेसिक बात ध्यान रखना। पेनक्रियास भाई हेट्रोक्राइन बोलो या कंपोजिट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन बोथ टाइप का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर पेनक्रियास के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें दोनों ही पार्ट हैं। ये तो ब्लू कलर के सेल दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलोगे आप? इनको बोलोगे एसिनी। और जो पिंक कलर के सेल दिख रहे हैं ना आपको, इसको बोलोगे आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो एसिनी है ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट। ये क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट जो हम कहां पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। जबकि आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है इसका? एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट। तो इसका एंडोक्राइन पार्ट यहां हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। एक पेनक्रियास में, ह्यूमन के केस में लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं एक पेनक्रियास के अंदर, ह्यूमन के केस में, ठीक है। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो 1 to 2 मिलियन होते हैं, समझना कितने होते हैं ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? 1 to 2 मिलियन। 1 to 2 मिलियन। ये टोटल पेनक्रियास के सिक्रेशन का कितना परसेंट रिलीज करते हैं? रिलीज 1 to 2% ऑफ टोटल सिक्रेशन। 1 to 2% ऑफ टोटल सीक्रेशन। टोटल सीक्रेशन का 1 से 2% यही रिलीज करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर बिल्कुल। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करते हैं, टोटल सीक्रेशन का 1 to 2%, टोटल सीक्रेशन का 1 to 2% अकेले आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट शाउट? बिल्कुल क्लियर। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, एकदम परफेक्टली ब्रेन में सेट है, ठीक है। अब एसिनी में बता चुका हूं ये क्या रिलीज करते हैं? रिलीज एंजाइम। रिलीज एंजाइम्स, ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ये वाला पार्ट हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। तो एंडोक्राइन पार्ट का मतलब है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो इस पेनक्रियाज में ही फ्लोट करते हैं, ठीक है। ये सारा एक्सोक्राइन पार्ट है जो ड्यूडेनम में ओपन करता है, ड्यूडेनम। यहां से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ यहां मतलब है किससे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और एंडोक्राइन पार्ट कहां पर रिलीज होता है? एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं अपने सीक्रेशन को बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं, मतलब ब्लड में रिलीज करते हैं। तो एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को हम यहां से बाहर निकालेंगे,
ये आ गया सिंगल आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसी में ब्लड वेसल्स होते हैं, आपको दिख रहे हैं ब्लड वेसल्स, क्योंकि अपने सीक्रेशन को कहां पर रिलीज करेंगे, ब्लड के अंदर। कहां पर जा रहा है, ब्लड के अंदर। सीक्रेशन कहां जा रहा है, ब्लड के अंदर। सारा सीक्रेशन सेल का कहां जाता है, ब्लड में। और ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। और हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, बता ही चुके हैं, जो सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंगल आइलेट्स ऑफ लैंगर्स में कितने टाइप के सेल्स हैं, 3 टाइप के सेल्स हैं। अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स हैं और डेल्टा सेल्स हैं। क्लियर है, अल्फा, बीटा और डेल्टा, 3 टाइप के सेल्स इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अल्फा सेल्स की बात करूंगा। अगर मैं अल्फा सेल्स की बात करता हूं तो अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, बीटा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं और डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अल्फा सेल रिलीज करते हैं ग्लूकैगॉन, रिलीज ग्लूकैगॉन। तो ग्लूकैगॉन जो हार्मोन होता है वो कहां से रिलीज होता है, अल्फा सेल से, ठीक है। बीटा सेल क्या रिलीज करते हैं, बीटा सेल ये रिलीज करते हैं, रिलीज सोमैटोस्टैटिन, सॉरी, बीटा सेल रिलीज करते हैं इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन। और जबकि डेल्टा सेल क्या रिलीज करते हैं, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। चलो तीनों हार्मोन समझ में आ गए भाई। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में एक दो नहीं 3 टाइप के सेल्स होते हैं और तीनों के अपने अपने हार्मोन हैं और ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब है अपोजिट। इंसुलिन जो काम करेगा ग्लूकागॉन उसका उल्टा काम करेगा, ग्लूकागॉन जो काम करेगा इंसुलिन उसका उल्टा काम करेगा, ठीक है। अब बताता हूं उसको। अगर मैं ग्लूकागॉन की बात करता हूं, समझना, एक मिनट, मार्कर, ठीक है ये रहा। अगर मैं ग्लूकागॉन की बात करता हूं, अगर मैं ग्लूकागॉन की बात करता हूं तो ये क्या करता है, ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। कैसा है, हाइपर, हाइपर माना ज्यादा, ग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन है, ठीक है। यानी क्या काम करता है, ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ग्लूकागॉन की बात कर रहा हूं। कैसे बढ़ाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है, मैं बताता हूं ये भी, ठीक है। ये क्या काम करेगा, ये ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करा देगा किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, लाइसिस माने टूटना, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो एक तो क्या काम करता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कराता है, ग्लाइकोजीनो, टर्म मत भूल जाना, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, कलर चेंज करते हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस कराता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस कराता है, कौन कराता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ये कराता है ग्लूकैगॉन, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करा रहा है, लाइसिस करा रहा है, ब्रेकडाउन करा रहा है ग्लूकोज में, से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। इसके अलावा और ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है और क्या काम करेगा, सेल ग्लूकोज को जो अपटेक करती है, अब्सॉर्ब करती है, उसके अपटेक को रोकेगा भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात, डिक्रीज कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को कम कर देगा, और क्या काम करेगा ये, ठीक है, सेलुलर अपटेक को कम करेगा,
एक तो तरीका ये है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा क्या काम करेगा ये, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। एक काम और करेगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। नियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज मेनली ग्लाइकोजन के टूटने से बनता है, ठीक है, पर ग्लाइकोजन के अतिरिक्त अगर फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो तो तब भी ग्लूकोज बनता है। समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर फैट एंड प्रोटीन, फैट और प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। इन तीनों मैकेनिज्म के थ्रू हो क्या रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। यही मेन पर्पस है इसका, भाई ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा दो, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरे, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपर ज्यादा ग्लाइसी ग्लूकोज मिक हार्मोन है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तरीके मैंने तीनों बता दिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं इंसुलिन की बात करूं तो इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपो, हाइपो माने कम, हाइपर माने ज्यादा, हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपो माने कम, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला हार्मोन। समझ रहे हो ना मेरी बात, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला हार्मोन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। कैसे कम करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, अब देखो, जब भी आप खाना खाते हो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, तुरंत इंसुलिन निकलेगा और उस ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करा देगा, यानी सेलुलर अपटेक को बढ़ा देता है, यानी सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात, जैसे ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक सेल है, एक सेल है, इसके अराउंड क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, इसके अराउंड क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है भाई, ब्लड वेसल्स हैं इसके अराउंड, ये ब्लड वेसल्स के अराउंड, ठीक है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तब क्या होगा, देखो समझो मेरी बात, ये रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, ठीक है। मान लो ये ग्लूकोज है, ये मान लो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, जैसे ब्लड में, ठीक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तुरंत स्टिमुलेट किसको करेगा, बीटा सेल को, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास क्या रिलीज करेंगे, इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन कहां जाएगा, ब्लड में, ब्लड में इंसुलिन आके क्या काम करेगा, ब्लड में आकर के ये इंसुलिन, ब्लड में आकर के ये इंसुलिन, इंसुलिन को इससे रिप्रेजेंट, सीधा ये किससे बाइंड करेगा, ये इंसुलिन सीधा आएगा रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर से इंसुलिन की बाइंडिंग होते ही सिग्नल अंदर जाएगा, और अंदर जो डीएनए है ना, डीएनए, डीएनए एक ऐसी प्रोटीन बनाएगा, इसका नाम होता है GLUT4। कहां पढ़ा था GLUT4, ये पढ़ा था आपने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ये प्रोटीन बनेगी और यहां पर सेल की परमेबिलिटी, ग्लूकोज के लिए सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देगी, ग्लूकोज के लिए सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देगी, नहीं जो ग्लूकोज बाहर था ना, सारा ग्लूकोज अंदर आना चालू हो जाएगा, सारा ग्लूकोज अंदर आना चालू हो जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ये काम होता है इंसुलिन का। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को अंदर लेकर के आना, ग्लूकोज के लिए मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ा देना, ठीक है, ये मेन काम होता है इंसुलिन का। समझ में आ गया होगा। तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैसे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज परमिएबिलिटी, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल
फॉर ग्लूकोज, फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए सेल की परमेबिलिटी बढ़ा करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा ये क्या काम करता है सोमैटोस्टैटिन, भाई दोनों को ही नियंत्रित करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट, इनहिबिट करेगा दोनों को, इनहिबिट सीक्रेशन, क्योंकि अगर दोनों ही हाइपर हो गए गड़बड़ हो जाएगा, इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। याद हो एक जगह और मैंने सोमैटोस्टैटिन बताया था, कहां पर, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए, वो भी सोमैटोस्टैटिन ही था, वहां भी इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिटर एक तरीके से। ये अल्फा और बीटा सेल के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली बात एक ही है, अल्फा और बीटा सेल के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है अगर ये हाइपर होते हैं तो। अब बताओ समझ में आया कंसेप्ट या नहीं आया। पैनक्रियाज का मेन कंसेप्ट ये है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और बनता है इसमें, ठीक है, अब समझो एक कंसेप्ट और बनता है, ये तो समझ में आई गया। अगर मान लो किसी को डायबिटीज मलाइटस हो जाए, तो डायबिटीज मलाइटस में क्या होता है जरा बताओ, सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन उन लोगों का कम हो जाता है, और इंसुलिन का सीक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगर डायबिटीज मलाइटिस में सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन कम होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर माने ज्यादा, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज, इंक्रीज, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा भाई, ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, मान लो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो किडनी क्या करेगी, भाई निकालो उसको बाहर, ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हो, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, यानी यूरिन का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, यानी ग्लूकोज यूरिया हो जाएगा, ग्लूकोज यूरिया मतलब इंक्रीज ग्लूकोज इन यूरिन, तो यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, समझना, तो यूरिन कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी, और हाइपरटोनिक यूरिन हो जाएगी तो भाई अपने संग ढेर सारा पानी भी तो लेके बाहर निकलेगी, समझ रहे हो। जब ढेर सारा पानी लेके बाहर निकलेगी तो आप पियोगे, वो बाहर निकलेगा, पियोगे वो बाहर निकलेगा, तभी तो डायबिटिक पेशेंट को हर आधा घंटे या 1 घंटे बाद रुक रुक करके, ठीक है, टॉयलेट आता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लडर बार बार भर जाता है, बार बार भर जाता है, क्यों, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। आपका ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है बढ़ी हुई है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, तेजी से यूरिन बनता है, तेजी से, ठीक है, साथ में थ्रस्ट भी बढ़ जाती है, उस इंसान को पानी बहुत पीता है, पानी पिएगा तो निकलेगा, पानी पिएगा तो निकलेगा, समझना मेरी बात, ठीक है। तो ऐसा केस होगा तो क्या होगा, उस इंसान को पॉली यूरिया हो जाएगा, समझना, रुक रुक के डाई यूरेसिस हो जाएगी, डाई यूरेसिस या पॉली यूरिया बोलोगे, पॉली यूरिया, पहले तो लिखता हूं पॉली यूरिया, पॉली यूरिया हो जाएगा, या डाई यूरेसिस कह सकते हो, डाई यूरेसिस, यानी रुक रुक के बाथरूम आएगी, ठीक है, यानी इंटरवल बिटवीन यूरिनेशन कम हो जाएगा, बार बार जाना पड़ेगा, इंटरवल, इंटरवल बिटवीन यूरिनेशन, इंटरवल बिटवीन यूरिनेशन क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, यूरिनेशन के बीच का इंटरवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंटरवल बिटवीन यूरिनेशन डिक्रीज, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज यूरिया, पॉलीयूरिया, इंटरवल बिटवीन यूरिनेशन कम हो जाएगा, रुक रुक के बार बार बाथरूम आएगी, ठीक है। इसकी वजह से शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं हो जाएगी, उसको बताओ जरा, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, यानी उसको बहुत पानी पीना पड़ेगा, यानी पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, फिर उसका क्या होगा, उसको पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, फिर क्या होगा उसके बाद, मैं एक साथ लिख देता हूं, समझना, पहले लिखता हूं, ठीक है। पॉलीडिप्सिया होगा तो क्या होगा, उसको इंक्रीज, उसकी थ्रस्ट बढ़ जाएगी, उसकी प्यास बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी थ्रस्ट बढ़ जाएगी, प्यास बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है, आप समझ रहे हो। थ्रस्ट बढ़ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसको डी हाइड्रेशन, समझना,
उसकी थ्रस्ट बढ़ जाएगी, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? थ्रस्ट बढ़ जाएगी, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन होगा उसको, तो भाई कहीं ना कहीं उसको रिकवर तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई पॉलीयूरिया हो रहा है, उसको यूरिन बाहर निकल रही है, पानी को लेकर निकल रही है, प्यास बढ़ जाएगी उसकी, पानी बाहर कमी हो जाएगा, तो हाइपोथैलेमस थ्रस्ट सेंटर होता है, वो आपको पानी पीने की इच्छा जगाएगा। आप ज्यादा पानी पियोगे फिर निकलेगा, ज्यादा पियोगे फिर निकलेगा, पर साथ में ग्लूकोज भी तो निकल रहा है। यानी सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा, सेल भूखे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं, कम होता जा रहा है, इसलिए सेल भूखे हैं। आप खूब खा रहे हो पर सेल को नहीं मिल रहा, आप कमजोरी फील करोगे। ठीक है, समझ रहे हो? आपका बीपी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है और सेल के पास ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा। आपको खाने की इच्छा होगी, मीठे खाने की इच्छा होगी, ग्लूकोज लेवल बढ़ाने की इच्छा होगी, ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में कमजोरी आ रही है, पर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। तो सेल हाइपोथैलेमस से कहेंगे कि भाई कुछ तो कर, हम भूखे हैं। इस इंसान से कहे कि खाना खाए जिससे कि हमें एनर्जी मिले। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? आपका हंगर सेंटर भी, आपकी भूख बढ़ाएगा। ठीक है, आपको पॉलीफेगिया हो जाएगा, ज्यादा खाओगे, मीठा खाओगे, आप बिना इच्छा के टूट पड़ोगे मीठे पर, लोग रोकेंगे, नहीं मानोगे, मीठा खाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पॉलीफेगिया हो रखा है। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल और बढ़ेगा, इट इज और डेंजरस है। ठीक है, तो आपको पॉलीडिप्सिया के बाद क्या होगा? पॉलीफेगिया होगा। पॉलीडिप्सिया के बाद क्या होने वाला है आपको? पॉलीफेगिया। समझना, पॉलीफेगिया, पॉलीफेगिया। इंक्रीज हंगर, आपकी भूख भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? फिर भी सेल भूखे हैं, सेल को खाना अभी भी नहीं मिल रहा। खूब खा रहे हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, पर सेल भूखे हैं, अभी भी सेल भूखे हैं, सेल को खाना नहीं मिल रहा। अब क्या करोगे? हम क्या करेंगे? सेल मजबूरी में, जब कुछ नहीं मिलेगा तब सेल क्या करेंगे? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फैट, इट इज अ डेंजरस कंडीशन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? आगे जगह नहीं है तो मैं आगे लिखता हूं। इसके बाद क्या होगा? अब देखो, इसके बाद होगा इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फैट। इसके बाद होगा इट इज अ डेंजरस कंडीशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। मजबूरी है, क्या करें? अचानक से देखा होगा मोटे मोटे इंसान भी एकदम दुबले पतले होना चालू हो जाते हैं। सही कंडीशन नहीं है, इट इज डेंजरस कंडीशन। ऐसा हो रहा है, डॉक्टर को दिखाओ तुरंत। ठीक है, क्योंकि इस समय इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट हो रहा है, समझ जाओ। ठीक है, क्योंकि सेल तो भूखी है, उसको तो एनर्जी चाहिए, वो फैट तोड़ेगी। और जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, क्योंकि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। कीटोन बॉडीज तीन होते हैं, एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ठीक है, एसीटोन, एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, तीन कीटोन बॉडीज होते हैं। ठीक है, तो भाई कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं इंक्रीज कीटोन बॉडीज इन ब्लड। ब्लड में कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? कीटो एसिडोसिस हो जाएगा, कीटो एसिडोसिस। अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ जाए तो कीटो एसिडोसिस हो जाता है। तो अगर किसी को कीटो एसिडोसिस हो रहा है तो हल्के में मत लो, इट इज अ डेंजर। हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से, कंसेप्चुअल है, यूं ही ऐसी हवा में बात नहीं चल रही, हर चीज कनेक्टेड है, कंसेप्चुअल है। समझ रहे हो ना? ठीक है, आपके सामने है। और जब ऐसा होगा तो समझ लो कीटन बॉडीज बहुत खतरनाक होते हैं, किडनी इसको बाहर निकालेगी, किडनी के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, किडनी फेल्योर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तभी तो डायबिटिक वाले की आंखें जाती हैं, डायबिटिक वाले की किडनी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ रहे हो? इट इज अ डेंजरस कंडीशन, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होगे मेरी बात? तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एक टर्म ध्यान रखना, पेनक्रियाज में मैंने सब कुछ बता दिया, इतना मोर देन सफिशियंट। भाई इतना कर लो, मजा आ जाएगा। चलो,
अब पेनक्रियास के बाद हम बात करते हैं गोनैड्स। गोनैड में टेस्टिस और ओवरी दो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। टेस्टिस मेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है क्योंकि यहाँ पर गैमीट्स बनते हैं और यहाँ पर हार्मोन रिलीज होते हैं, और ओवरी फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है क्योंकि यहाँ पर भी गैमीट बनते हैं और हार्मोन रिलीज होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलो, अगर मैं टेस्टिस की बात करता हूं तो रेगुलेशन की बात चल रही है। एक टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। इसको मैं रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल दिख रहे हैं आपको, और ये जो बेस पे लगे हुए ना, ये स्पर्मेटोगोनिया हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। तो मेनली दो टाइप के सेल हैं यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं और स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। ये चीजें हैं। और टेस्टिस के बाहर बाहर जो स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं, यहां पर देखने को मिल रहे हैं आपको इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें इंटरस्टिशियल सेल हैं आपके पास, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस, जो इंटरस्टिशियल स्पेस दिख रहा है, उस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको इंटरस्टिशियल सेल, जिनको लिडिक सेल भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट है। अब इनका खेल देखो कैसे क्या होगा। रेगुलेशन समझा रहा हूं मैं। टेस्टिस को कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस, इनडायरेक्टली पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये गोनाडोट्रोफिन रिलीज कराएगा, यानी इसी से निकलेंगे कौन कौन, एक तो निकलेगा इससे एलएच, दोनों लिखता हूं मैं, एक तो एफ एस एच, दूसरा कौन सा निकलेगा इससे, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो इनको स्टिमुलेट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल को, इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेल के केस में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोल सकते हो। ऐसे हार्मोन जो मेल टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करते हैं, क्या रिलीज करने के लिए, कि भाई समय आ गया, भाई समय आ गया, अपना हार्मोन निकालो, तब जाकर के ये एंड्रोजन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एंड्रोजन। ये एंड्रोजन रिलीज करते हैं। कौन सा एंड्रोजन रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारे काम है टेस्टोस्टेरोन के। ये एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है, बहुत सारे काम है, ठीक है, बहुत सारे एनाबॉलिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एनाबॉलिक इफेक्ट, इसके अलावा मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाएगा, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को मेंटेन करेगा, और क्या काम करेगा, और क्या काम करेगा, अब देखो, ये स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, अब समझना जो एनसीईआरटी में दे रखा है, स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, कि भाई समय आ गया, स्पर्म का फॉर्मेशन करो, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यही है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, कहां पर? आप बोलोगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, यहां हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन स्टिमुलेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन। समझ रहे हो? स्पर्म तो बनना चालू हो गए, ठीक है। अब स्पर्म का मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के बाद स्पर्म बनते हैं, ठीक है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन। अब स्पर्म के मैच्योरेशन को कौन स्टिमुलेट करता है? अब इसके लिए दूसरा हार्मोन आएगा, समझना मेरी बात। अब हम बात करेंगे दूसरे हार्मोन की, अब हम बात करेंगे एफएसएच की। ये एफएसएच आएगा, यहां दिखा देता हूं, ये एफएसएच आएगा और सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, एफएसएच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, तब सर्टोली सेल रिलीज करेंगे, बहुत सारे हार्मोन करते हैं पर मेन हार्मोन स्पर्म मैच्योरेशन, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, तब सर्टोली सेल रिलीज करेंगे स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। अब ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर स्पर्म को मैच्योर कराएंगे, तब जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होगी। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट कराने के लिए दो हार्मोन चाहिए पिट्यूटरी के, कौन कौन से? एलएच और एफएसएच। और इन दोनों हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन चाहिए
हाइपोथैलेमस का कौन सा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा अब टेस्टिस के अंदर ये मैकेनिज्म हो रही है, ठीक है। तो टेस्टिस में भी दो, एक तो बोलोगे लिडिक सेल जिनको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं या इसको रिलीज करते हैं, तब जाकर के एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं, और सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं जो स्पर्म को मैच्योर कराते हैं, ठीक है। तब जाकर के स्पर्म तैयार होता है, यानी स्पर्म को बनाने के लिए एलएच और एफएसएस दोनों की जरूरत पड़ती है। समझे या नहीं समझे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने एंड्रोजन का फंक्शन दे रखा है, क्योंकि टेस्टिस की बात चल रही है, तो एंड्रोजन का फंक्शन ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंड्रोजन मेल में क्या करते हैं भाई, बेसिकली तो एक ही काम है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के फॉर्मेशन को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे भाई प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन तो टेस्टिस हो गया, उसको तो जीन बनाते हैं, ऐसी ओवरी को जीन बनाते हैं, पर उसके अलावा जो बनता है मेल में वो हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। जैसे मेल एसेसरी, ठीक है, सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। इन सब को बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए, एंड्रोजन चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम करते हैं, दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, मस्कुलरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन आपकी मस्कुलरिटी, तभी तो जिम में लोग क्या करते हैं, एंड्रोजन के इंजेक्शंस लेते हैं, पर दूसरा टाइप का एंड्रोजन लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता उसमें, उसमें होता है डीएचईए, समझ रहे हो, मैंने बताया भी था, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, डाइहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन, ठीक है, ठीक है। मस्कुलरिटी को इंड्यूस करता है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सिलरी ग्रोथ जो बगल में होती है आर्मपिट्स के अंदर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस एटसेट्रा, इन सब के लिए मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है, ठीक है। चलो, एंड्रोजन प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन किसके अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसके अलावा एंड्रोजन एक्ट ऑन, हम एंड्रोजन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी एक्ट करता है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से आपका सेक्सुअल बिहेवियर, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को एक टर्म यूज करते हैं लैबिडो, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बोलते हैं लैबिडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैबिडो, फीमेल के लिए लैबिडो टर्म यूज नहीं करते, मेल के लिए करते हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन होते हैं। देखो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अलग होता है, फीमेल का, समझ रहे हो, सेक्सुअल बिहेवियर, बिहेवियर मेल के बिहेव अलग होते हैं, फीमेल के बिहेव अलग होते हैं, तो बिहेव यहां से कंट्रोल होते हैं, और इसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, सेक्स हार्मोन, ठीक है भाई, मेल का अलग सेक्स हार्मोन है, फीमेल का अलग सेक्स हार्मोन है, ठीक है। जो लिबिडो, दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक, एनाबॉलिक का मतलब है सिंथेटिक, सिंथेसिस, बनाना, इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिक इफेक्ट एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। मेल में आरबीसी काउंट ज्यादा होता है ड्यू टू एनाबॉलिक इफेक्ट, मेल की मस्कुलरिटी ज्यादा होती है ड्यू टू एनाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है। तो मेल के मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ड्यू टू एनाबॉलिक इफेक्ट, आप समझ रहे हो। तो ये सब कुछ एनाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है, यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली एंड्रोजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरी, ओवरी फीमेल के केस में ओवरी होगी, मेल के केस में टेस्टिस होगी। ओवरी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल के केस में। ओवरी में क्या होता है, सारे हार्मोन ओवरी से निकलते हैं, ओवरी में फॉलिकल से निकलते हैं, ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेज होते हैं, अब इनको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी, और कौन, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच, तब यहां से निकलेंगे दो हार्मोन, कौन कौन से, एफ, कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे यहां से, एंटीरियर लोब से निकलेंगे, एक तो एफएसएच, एफएसएच, और दूसरा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच का नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच क्या काम करेगा, इन फॉलिकल को बोलेगा कि भाई तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी, मैच्योर हो, साइज बड़ा करो और हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। तो एफएसएच समय पे निकलना चालू होता है और इन प्राइमरी फॉलिकल को कहता है बढ़ो आगे, तब इन प्राइमरी फॉलिकल से आगे ग्रोथ स्टार्ट होती है, बनते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल,
ठीक है। सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल, ये सारे फॉलिकल कर क्या रहे हैं? ये सारे फॉलिकल मिलकर के जो एफएसएच की वजह से मैच्योर हो रहे हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं। ये सब मिलकर क्या रिलीज करते हैं? रिलीज एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का मेन सोर्स क्या है? एस्ट्रोजन का मेन सोर्स ध्यान रखना, फॉलिक्यूलर स्टेज। डिफरेंट टाइप्स के फॉलिकल जो ओवरी में होते हैं, वो मेन सोर्स है एस्ट्रोजन का। ठीक है। एस्ट्रोजन कहां से निकल रहा है? इन फॉलिकल से निकल रहा है। इन फॉलिकल से निकल रहा है किसके स्टिमुलेशन से? एफएसएच। क्लियर है बिल्कुल। और एस्ट्रोजन तो पता है, इट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ये क्या? फीमेल सेक्स हार्मोन। जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है। अब बताओ, जहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या होता है? बारी आती है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बारी आएगी एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एलएच जाएगा और इस ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कराएगा, मतलब ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कराएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओव्यूलेशन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओव्यूलेशन कराने के लिए तो आप बोलोगे ओव्यूलेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराएगा, ओवा को रिलीज कराएगा। ठीक है। तो कैसे रिलीज कराएगा? इस ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कराएगा और इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। सेकेंडरी oocyte इसको रप्चर कराएगा और सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। समझ रहे हो? सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो यहां पर सेकेंडरी oocyte बाहर आ रहा है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ रहा है। ठीक है। समझना, सेकेंडरी oocyte बाहर चला गया फैलोपियन ट्यूब में, ये तो ओवुलेशन हो गया, जाने दो। अब जो बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है, जो बचा हुआ फॉलिकल है, ये ग्लैंड में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लैंड के अंदर। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। कौन कन्वर्ट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम में? यही यही हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एलएच। यही एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इसमें ल्यूटिन, येलो कलर की प्रोटीन ल्यूटिन डिपोजिट हो जाती है। तो येलो कलर की ग्लैंड बनती है कॉर्पस ल्यूटियम, जो रिलीज करती है, रिलीज रिलीज क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी। जो हार्मोन रिलीज करेगी? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एटसेट्रा। अभी दो ही नाम लिख रहा हूं। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एटसेट्रा, इन हार्मोन को, फीमेल हार्मोन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्पस ल्यूटियम। यानी एस्ट्रोजन यहां से भी निकल रहा है, एस्ट्रोजन यहां से भी निकल रहा है, यानी निकल फॉलिकल से ही रहा है। ठीक है। जब तक एलएच का लेवल बढ़ा हुआ है, जब तक एलएच का लेवल बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेंटेन रहेगा। जिस दिन एलएच का लेवल कम हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो गया, उसी दिन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, व्हाइट कलर की बॉडी बनेगी। इसको बोलते हैं कॉर्पस, कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस, व्हाइट बॉडी, व्हाइट बॉडी, एक व्हाइट कलर की बॉडी बनेगी, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बाइकेंस। एल्बाइनो, एल्बाइनो मतलब व्हाइट होता है। ठीक है। ये साइकिल पूरी हो गई आपकी। तो कौन हार्मोन है जो इसको कंप्लीट करवा रहे हैं? देखो, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को, यहां से एफएसएच और एलएच निकल रहे हैं। एफएसएच फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा और ये फॉलिकल एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को रिलीज करेंगे। एलएच निकलेगा, वो उसको रप्चर कराएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर, बचा हुआ फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। कब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा? जब तक एलएच बढ़ा हुआ। जिस दिन एलएच डाउन, ये डिजेनरेट हो जाएगा और कॉर्पस एल्बाइकेंस व्हाइट बॉडी बन जाएगी। अब यहां आपको पढ़ना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन। अब देखो, फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो एस्ट्रोजन, जैसे वहां पर टेस्टोस्टेरोन था, मेल सेक्स हार्मोन, ऐसे यहां पर एस्ट्रोजन है। जो काम वो मेल के लिए कर रहा है, यही काम ये फीमेल के लिए करेगा। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है। तो अब देखो, एस्ट्रोजन प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ एक्शन। तो एक तो ये हो गया फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के फॉर्मेशन, वहां पर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक
ठीक है, जैसे जैसे इसके अलावा और क्या काम करता है, इसके अलावा ग्रोइंग ऑफ ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ एक्शन सच एज स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे हाई पिच वॉइस, फीमेल की हाई पिच वॉइस होती है, मेल की लो पिच वॉइस होती है। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन ही कराता है, समझ रहे हो। इसके अलावा एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, पर उसको लिबिडो नहीं बोलते, मेल के लिए लिबिडो टर्म यूज करते हैं। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, बस इतना याद रखो, ठीक है। यानी ठीक है, प्रेगनेंसी के अलावा और क्या काम करेगा, ये जो आपके फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना, उनमें एल्वुलाई होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर, उनके नंबर को बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, छोटे छोटे सैक होते हैं, स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क, जो मिल्क के स्टोर और सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट। तभी तो मैंने बोला था फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग हार्मोन से होता है। प्यूबर्टी के टाइम पर यही एस्ट्रोजन करेगा, प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन करेगा, और लैक्टेशन के टाइम पर जब फीडिंग कराती है वो बेबी को, तो उस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन उसको इंड्यूस करेगा, ठीक है, समझे। चलो, मैंने बताया था कुछ आपको जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, सिर्फ इतना फोकस करना है, सिर्फ इतना, ठीक है। ये कुछ अदर ग्लैंड्स हैं या अदर टाइप के ऑर्गन हैं जिनके अंदर कुछ सेल हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, जो मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी डिफरेंट चैप्टर में। याद हो जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम कराया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, तब उसमें मैंने एएनएफ बताया था, ठीक है, एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, याद आ गया होगा, ठीक है। कहां से निकलता है, ये हार्ट से निकलता है, रिलीज फ्रॉम वॉल ऑफ एट्रिया, हार्ट का केस है, हार्ट याद रखना है, ठीक है, ऑर्गन पर हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। जब मैंने आपको किडनी पढ़ाई थी, याद हो, किडनी 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 में जेजी सेल, याद आ गया होगा, किडनी में जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये क्या रिलीज करते हैं, ये एराथ्रोपोइटिन रिलीज करते हैं, जो एराथ्रोपोइसिस कराता है। जब हमने जीआईटी कराया था आपको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, तब जीआईटी में हमने आपको गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन कराए थे, याद आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट हार्मोन, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर, नॉन एंडोक्राइन, एक ये भी याद रख लेना, ठीक है, एक लाइन बस। ये अदर ऑर्गन या नॉन एंडोक्राइन टिश्यू या सेल्स हैं जो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करना जानते हैं, क्लियर है, जो ऑलरेडी हम अदर चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, वही इन्होंने यहां पर एक समराइज कर दिया, ठीक है। हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लास्ट में आता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आज मैं, ठीक है, रुके रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करानी है, ठीक है, रुके रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करानी है, ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन एक्शन पढ़ाने से पहले मैं दो बातें बताऊंगा, आपको इतना पता होना चाहिए, हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, इतना याद रखना, ठीक है। फैट सॉल्युबल हार्मोन को पहले समझो, हार्मोन ध्यान रखना है आपको, प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर अलग होते हैं। प्राइमरी मैसेंजर का मतलब है जो ब्लड के थ्रू फ्लो करते हैं और सिग्नल को इधर से उधर लेकर के जाते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर वो होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, सेल के बाहर प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर है, ठीक है, दो प्रकार के होंगे, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल आपको ऐसे याद रखो, दो ही होते हैं, स्टेरॉइड्स और आइडोनेटेड T3 T4 थायरोक्सिन, ठीक है, ये दोनों लिपिड सॉल्युबल हैं। स्टेरॉइड्स में दो आपको याद रखने, एक तो सेक्स हार्मोन सारे के सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड्स होते हैं। अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक है। सेक्स हार्मोन सारे स्टेरॉइड नेचर के होते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। इसके अलावा आइडोनेटेड थायरोक्सिन T3 T4,
ये लिपिड सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं आयोडीन की बाइंडिंग की वजह से, लिपिड सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर रहे थे, लिपिड की थी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है, आयोडीन की बाइंडिंग की वजह से, ठीक है। तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं, ये लिपिड सॉल्युबल हैं, सारे कॉर्टेक्स के हार्मोन, सारे सेक्स हार्मोन, ठीक है, और आयोडोनेटेड थायरोक्सिन। वाटर सॉल्युबल अमाइनो एसिड नेचर के होंगे, पेप्टाइड नेचर के होंगे, प्रोटीन नेचर के होंगे, ये सब वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। ये सब क्या है, प्राइमरी मैसेंजर। इनको करना क्या है, अपने सिग्नल को पहुंचाना है डीएनए के पास, या साइटोसोल में रिसेप्टर होते हैं उनके पास, ठीक है। अब अंदर तक जाना है इनको, तो लिपिड सॉल्युबल वाला तो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में सक्षम है, पर वाटर सॉल्युबल अंदर तक नहीं जा सकते, समझना मेरी बात। तो सबसे पहले मैं लिपिड सॉल्युबल की बात करता हूं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन डायरेक्ट डीएनए के पास जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके रिसेप्टर बाहर साइटोसोल में भी होते हैं, ये वहां पर भी जा सकते हैं, सेल के अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। समझना मेरी बात। इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, कहां होते हैं इनके रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन या बाइंड विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रा सेलुलर बोल सकते हो, या साइटोसोल रिसेप्टर, या ठीक है, डीएनए रिसेप्टर कह सकते हो, डीएनए बाउंडेड रिसेप्टर, डीएनए बाउंडेड रिसेप्टर, ठीक है। इन टाइप के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक तो समझना ये। अगर मैं बात करता हूं वाटर सॉल्युबल, जो अमाइनो एसिड पेप्टाइड प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाएंगे, मजबूरी है। तो इनके रिसेप्टर कहां होते हैं? बाहर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, या मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर बोल सकते हो इनको, एक्स्ट्रा सेलुलर या मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड, या ठीक है, रिसेप्टर, ठीक है। इनसे बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। सिग्नल यहां तक पहुंचेगा, पर इनकी बात को डीएनए तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कौन चाहिए? सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम आयन और IP3, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये 4 सेकेंडरी मैसेंजर आप याद रख लो। सेकेंडरी मैसेंजर आपके सिग्नल को डीएनए के पास लेकर के चले जाएंगे, समझ रहे हो? यानी फाइनली सिग्नल पहुंचना है, समझ रहे हो? सिग्नल पहुंचेगा तो क्या होगा भाई? डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगा। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मैं लिख देता हूं, अब क्या होने वाला है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगा, हो रहा है आपके सामने। फिर प्रोटीन का फंक्शन भी होगा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन होगा, फिर फंक्शन ऑफ प्रोटीन होगा, प्रोटीन बनेगी, फिर अपना काम करेगी। प्रोटीन बनने की मैकेनिज्म को एनसीईआरटी क्या बोलती है? प्रोटीन बनने की मैकेनिज्म को एनसीईआरटी बोलती है बायोकेमिकल रिस्पांस, इसको बोलती है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। यानी पहले बायोकेमिकल रिस्पांस होगा, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होगा। पहले क्या होगा? बायोकेमिकल रिस्पांस, बायोकेमिकल रिस्पांस। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मतलब बायोकेमिकल रिस्पांस, फंक्शन ऑफ प्रोटीन मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, ठीक है। समझ रहे हो बेटा? अंत में काम एक ही होना है, प्रोटीन बनेगी और काम करेगी। अब प्रोटीन को बनाना और काम करने के लिए सिग्नल को भेजना होगा। सिग्नल को भेजने के लिए जो लिपिड सॉल्युबल है डायरेक्ट चले जाएंगे, जो वाटर सॉल्युबल है वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, तब सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होंगे, तब जाकर के ये अपना काम करेंगे। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, वो कौन से हार्मोन्स हैं जिनके लिए सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो आप समझ जाओगे आप समझ जाओगे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ठीक है, पेप्टाइड नेचर के हार्मोन, ठीक है।
तो आप कैसे याद रखो, इनके अलावा सारे के सारे जो भी आपको याद आ रहे हैं, इनके अलावा सारे के सारे प्रोटीन, पेप्टाइड और उस नेचर के हार्मोन है। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद करा दिया मैंने, सारा सब कुछ ट्रिक लगाई है मैंने। ठीक है, किसके केस में मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है, किसके केस में ठीक है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है, सेकेंडरी मैसेंजर कौन से होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्या है, बायोकेमिकल रिस्पांस क्या है, कुछ भी पूछे सब कुछ सॉल्व होगा इस ट्रिक से। आई या नहीं आई, ये एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। ओके, ये है एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दे रखे हैं। एक तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है एफएसएच, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किस नेचर का होगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन के रिसेप्टर का होंगे बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होंगे। ये आया एफएसएच बाइंड कर गया, ये बाइंड कर गया। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, सबसे पहले ये मेम्ब्रेन से बाइंड करेगा, मेम्ब्रेन से बाइंड करके सेकेंडरी रिसेप्टर बनेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर बनेंगे, ये सेकेंडरी मैसेंजर प्रोटीन बनवाएंगे, बायोकेमिकल रिस्पांस। फिर क्या होगा, उस प्रोटीन का काम होगा फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, ओवेरियन ग्रोथ होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है स्टेरॉइड्स का, जैसे एस्ट्रोजन का एग्जांपल दे रखा है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन लिपिड सॉल्युबल होता है, तो सीधे रिसेप्टर्स के कहा होंगे न्यूक्लियस के अंदर, सीधा बाइंड करेगा अंदर जाकर के, अंदर बाइंड कर गया, करते ही क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होंगे, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। समझ रहे हो, बस दो चीजें याद रखनी है, लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, लिपिड सॉल्युबल है, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होंगे तो सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होगी, और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर नहीं होंगे तो सेकेंडरी मैसेंजर की, मतलब अगर लिपिड सॉल्युबल है तो सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। समझे, ये ट्रिक याद रखनी है आपको, कुछ भी आ जाए आप सॉल्व कर पाओगे। कमर कस लो, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मुझसे पहले सॉल्व करना, फिर मजा आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, करेक्ट मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। जरा मैच करो। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, कौन मिल्क को इजेक्ट कराता है, जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ऑक्सीटोसिन। इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, इमरजेंसी हार्मोन कॉर्टिसोल, लाइफ सेविंग हार्मोन नहीं, सॉरी, इमरजेंसी हार्मोन एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं, डबल एफ हार्मोन, याद आ गया होगा, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन दे रखा है। मिल्क सिंथेसिस, प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाने का काम करता है। लाइफ सेविंग हार्मोन ये होते हैं कॉर्टिसोल। मेटाबॉलिक हार्मोन ये पता ही है आपको। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का फोर्थ कहीं दे रखा है, फोर्थ यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, सेकंड का सेकंड, बी का सेकंड भी दे रखा है दोनों के अंदर, सी का थर्ड दे रखा है दोनों के अंदर, डी का देखो, डी का फर्स्ट यहां दे रखा है, डी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया। ऐसे आपको निकालना है। आगे चलो, मैच द फॉलोइंग, मैच करो। T4 थायरोक्सिन की बात चल रही है, थायरोक्सिन 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 थायराइड से निकलता है। PTH पैराथॉर्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, LH पिट्यूटरी से निकलता है और ये हाइपोथैलेमस से निकलता है। मैच करा दो, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड दे रखा है इसमें, फर्स्ट का सेकंड इसमें भी दे रखा है, सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ दे रखा है, सेकंड का फोर्थ दे रखा है, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट दे रखा है, थर्ड का फर्स्ट यहां नहीं दे रखा, यानी ये हो जाएगा बी। कोई डाउट, आगे चलो। एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, एल्डोस्टेरोन कहां से सीक्रेट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है। ग्लोमेरुलोसा या फेसिकुलेटा या रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, आगे चलो। फॉर विच ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में किसके रिसेप्टर होंगे, फैट सोल्युबल, फैट सोल्युबल कौन है यहां पर, वाटर सोल्युबल है, वाटर सोल्युबल है, वाटर सोल्युबल है, एल्डोस्टेरोन फैट सोल्युबल है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर देखो, बोथ द थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन दैट कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, दोनों के दोनों कैल्शियम के कंट्रोल सीक्रेशन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, in the blood the amount of this ion is decreased by TCT, TCT डिक्रीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, इंक्रीज बाय, बोलो ए ही मिल गया, मैं तो डिक्रीज पूछ रहा है, सॉरी डिक्रीज पूछ रहा है, इंक्रीज पूछ रहा है, ए आ जाएगा इसके केस में तो सिंपल। ठीक है, आगे चलो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर? ये है कैल्शियम है, साइक्लिक एमपी है, साइक्लिक एमपी, अरे सोडियम नहीं होता भाई, समझ रहे हो? आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गन इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड? टेस्टिस ओनली एंडोक्राइन नहीं है, पेनक्रियाज ओनली एंडोक्राइन नहीं है, ओवरी ओनली एंडोक्राइन नहीं है, पैराथायराइड एड्रिनल दोनों ही ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, तो बी लगा दो भाई, क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड हैं रिमेनिंग वाले। आगे देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH इन फीमेल, समझना मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल हेल्प इन अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? ना। स्टिमुलेट ओवरी टू सीक्रेट एस्ट्रोजन? ना। हेल्प इन रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी? यस। ओव्यूलेशन कराने के लिए LH की रिक्वायरमेंट होती है, सी लगा दो। कंट्रोल द ब्लड प्रेशर? नो। ठीक है, आगे देखो, a hormone which maintain BMR regulate the metabolism of protein and erythropoiesis, ये किसकी बात कर रहा है? थायरोक्सिन, एनसीईआरटी के सारे फंक्शन है, थायरोक्सिन की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो, इन फीमेल LH स्टिमुलेट, LH ग्राफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, इन ओवरी टू सीक्रेट, जो क्या रिलीज करेगा? ग्राफिन फॉलिकल को नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलोगे, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट FSH? ना। प्रोजेस्टेरोन? यस, डी लगाओ भाई, ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है, तब जाकर ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट, विच हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सिलरी हेयर? एंड्रोजन, एंड्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, ओके, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है, ठीक है, बस यही कहूंगा यार, लगे रहो, डटे रहो, ठीक है। हमारा संजीवनी सीरीज का एंड हो रहा है बस, ठीक है। एक चैप्टर और बचा हुआ है, एनिमल किंगडम। तो अगला लेक्चर हमारा एनिमल किंगडम का आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं उसको मान के चलो कि बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं लूंगा उसके, कम लेक्चर में ख़त्म करूंगा उसको, हार्डली 4 लेक्चर बस, इससे ज़्यादा नहीं, 4 या 3 या 4 लेक्चर में पूरा NCERT करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, और एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके, डन, मिलते हैं, बाय।